And now what we have today, I will take the 30th class. It will be the 30th class on literary terms and sharing with you PDF file, and you will get here some terms. So that is here you find that file. I think it's visible. अगर ये visible होगा तो मुझे आप बता दीजिए. Is it visible? Yes, sir. We देखिए मैं बायोग्राफी पहले ले चुका था, लेकिन फिर से मैं बायोग्राफी से शुरू कर रहा हूँ. अभी तक मैं आपको लिख करके शो करता था, लेकिन अब मैं जो भी आपको लेक्चर लूंगा वो पीडीएफ फाइल से लूंगा, क्योंकि विनोद भाई का भी ये सजेशन था कि मैं पीडीएफ फाइल को शेयर करके मैं चीज़ों को लूँ, तो के आधार पे लूंगा. तो ऐसी कंडीशन में एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जितनी भी यहाँ पे चीजें हैं वो सबका सब है उसी से रिलेटेड है. तो हियर यू विल कम टू नो कि बायोग्राफी कुछ और टर्म है, उन सब चीजों को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. बायोग्राफी में है कि लेट इन द 17th सेंचुरी जॉन ड्राइडन. सबसे पहला चीज तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो जॉन ड्राइडन है ये क्या थे, ही वाज अ पोएट ऑफ द 17th सेंचुरी. रेस्टोरेशन एज के लीडिंग पोएट थे. तो जॉन ड्राइडन वाज द लीडिंग पोएट ऑफ रेस्टोरेशन एज. जॉन ड्राइडन जो 17th सेंचुरी के पोएट थे. जॉन ड्राइडन डिफाइंड बायोग्राफी neatly as the history of particular men's life. उन्होंने क्या बताया था कि जो बायोग्राफी है वो क्या है, द हिस्ट्री ऑफ पार्टिकुलर मेंस लाइफ. एक आदमी के जीवन का इतिहास. द हिस्ट्री ऑफ पार्टिकुलर मेंस लाइफ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज. Dryden defined biography neatly as the history of particular men's life. ये आपको चाहे कहीं रटना है, चाहे कहीं आपको लर्न कर लेना है, जो भी आपके समझ में आएगा, लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो बायोग्राफी है वो क्या है, एक आदमी के जीवन का इतिहास है. बायोग्राफी इज व्हाट, द हिस्ट्री ऑफ पार्टिकुलर मेंस लाइफ. दिस पॉइंट. इसके अलावा ये क्या और करता है, द नेम नाउ कनोट्स अ रिलेटिवली full account of a particular person's life. या क्या है और करता, the name now connotes a relatively full account of a particular person's life. Full account of a particular person's life. एक आदमी के जीवन का वह फुल अकाउंट प्रेजेंट करता है, involving the attempt to set forth character, temperament and milieu, as well as the subject's activities and experiences. Again, I would like to tell you the name now connotes a relatively full account. या क्या करता है, full account present करता है किसका, of a particular person's life. एक आदमी के पूरे जीवन का, उसके पर्सन का लाइफ का, involving the attempt to set forth character, उसका चरित्र, टेम्परामेंट एंड मिल्यू, और जो भी सामाजिक ताना बाना है, एज वेल एज सब्जेक्ट एक्टिविटीज, और साथ ही साथ उसका सब्जेक्ट का जो एक्टिविटीज है, जो एक्सपीरियंस है, उन सबको प्रेजेंट करता है. हियर आई वुड लाइक टू टेल यू कि बायोग्राफी जो है, यह एक हमें पता है कि इट्स अ टाइप ऑफ, इट्स अ पीस ऑफ लिटरेचर रिटन इन प्रोज. ये पीस ऑफ लिटरेचर है जो प्रोज में लिखा जाता है. इट्स अ पीस ऑफ लिटरेचर. और यह क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था कि बायोग्राफी, बायो मीन्स लाइफ, ग्राफ माने पिक्चर. द हिस्ट्री ऑफ अ पार्टिकुलर मैन्स लाइफ रिटन बाई नॉट हिमसेल्फ बट अदर्स. रिटन बाई नॉट हिमसेल्फ बट अदर्स. इसमें जैसा जॉन ड्राइडन कहते हैं कि जॉन ड्राइडन डिफाइंड बायोग्राफी द हिस्ट्री ऑफ अ पार्टिकुलर मेंस लाइफ. द हिस्ट्री ऑफ अ पार्टिकुलर मेंस लाइफ. फिर आपको क्या बताया गया कि ये कनोट करता है किसको, द फुल अकाउंट ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन्स लाइफ. फुल अकाउंट ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन्स लाइफ, एक आदमी के जीवन का संपूर्ण इतिहास. फुल अकाउंट ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन्स लाइफ इन्वॉल्विंग द अटेम्प्ट टू सेट फोर्थ कैरेक्टर, temperament and milieu, as well as the subject activities and experiences. Both the ancient Greeks and Romans
produced short formal lives of individuals। इन्होंने बताया कि जो रोमन थे और जो ग्रीक के लोग थे उन्होंने सबसे पहले बायोग्राफी लिखना शुरू किया इंडिविजुअल का। द मोस्ट फेमस सर्वाइविंग एग्जाम्पल, उनमें से जो सबसे एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है बायोग्राफी का जो बचा हुआ है वह क्या है, पैरेलल लाइव। दैट इज द नेम ऑफ दैट बायोग्राफी, पैरेलल लाइव। तो वो जो बायोग्राफी है उसका क्या नाम है, दैट इज द पैरेलल लाइफ। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू हैव टू रिमेम्बर। आई जस्ट वांट टू टेल यू कि ग्रीक और रोम के लोगों ने शार्ट फार्मर लाइव्स ऑफ इंडिविजुअल्स का लिखा। उनमें से जो एक सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल वह क्या है, पैरेलल लाइव ऑफ ग्रीक एंड रोमन नोटेबल। इसके द्वारा लिखा गया बाय ग्रीक राइटर प्लूटार्च। तो ये क्वेश्चन बनेगा, parallel lives is an example of autobiography। It's about whom? It's about Greek and Roman notables। It's about the life of Greek and Roman notables written by the Greek writer Plutarch। कब लिखा गया था, AD 46 से 120। इन द ट्रांसलेशन, और इसका ट्रांसलेशन किसने किया था, सर थॉमस नॉर्थ ने किया था, एंड इट वाज ट्रांसलेटेड बाय सर थॉमस नॉर्थ। हेलो, कैन एनीवन रिस्पॉन्ड मी, मेरी आवाज जा रही है? आ रही, यस सभी आ रही है। ओके सर। ओके, तो आई वाज टेलिंग यू कि यू फाइंड व्हाट की जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पैरेलल लाइव्स है, द मोस्ट फेम्ड सर्वाइविंग एग्जांपल इज द पैरेलल लाइव्स ऑफ ग्रीक एंड रोमन नोटेबल्स बाय द ग्रीक राइटर प्लूटार्च। जो ग्रीक राइटर प्लूटार्च है उनके द्वारा, एंड यू फाइंड कि ये ट्रांसलेट किया गया था सर थॉमस नॉट इन 1579। कब ट्रांसलेट किया गया, 1579। These are the some important points which you have to keep in your mind. And what are these? Parallel lives of Greek and Roman notables। Parallel lives of Greek and Roman notables by the Greek writer, किसके द्वारा ट्रांसलेट, प्लूटार्च के द्वारा। वो प्लूटार्च द्वारा लिखा गया था, लेकिन किसके द्वारा ट्रांसलेट किया गया, सर थॉमस नॉर्थ के द्वारा। कब, 1579 में। इट वॉज द सोर्स ऑफ शेक्सपियर प्लेज ऑन रोमन सब्जेक्ट। और शेक्सपियर का जो रोमन सब्जेक्ट को लेकर के उन्होंने जो प्ले लिखा हुआ है उसका जो सोर्स है वह क्या है, प्लूटार्च का लाइव ही है। तो दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपको लग रहा है कि हाँ आप बायोग्राफी पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें से कई तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ रहे हैं। फिर से मैं बता दूं कि जो बायोग्राफी है उसको लेकर जॉन ड्राइडन ने कहा कि बायोग्राफी इज द हिस्ट्री ऑफ पार्टिकुलर मेंस लाइफ, नंबर वन पॉइंट। दूसरा चीज जो बायोग्राफी होता है, इट्स फुल अकाउंट ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन लाइफ। किसी भी आदमी के जीवन का पूरा इतिहास लिखना या उसका पूरा अकाउंट प्रेजेंट करना, उसकी लाइफ का फुल अकाउंट प्रेजेंट करना एक पार्टिकुलर पर्सन की लाइफ का। और उसमें क्या क्या इन्वॉल्व किया जाता है, उसका अपना कैरेक्टर कैसा था, उसका टेम्परामेंट कैसा था, मिल्यू कैसा था, किस सब्जेक्ट को या उसकी एक्टिविटीज क्या थी, उसके एक्सपीरियंसेस क्या थे, एक आदमी के जीवन का पूरा इतिहास प्रेजेंट करना, दैट इज अ बायोग्राफी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि उसके बाद यू फाइंड कि जो मोस्ट सर्वाइविंग एग्जाम्पल है बायोग्राफी का, जो कि ग्रीक और रोम में भी ये लिखा गया, उसमें से जो मोस्ट सर्वाइविंग एग्जाम्पल है वह क्या है, पैरेलल लाइव्स है। और किसके द्वारा लिखा गया था, प्लूटार्च के द्वारा। बाद में इसका ट्रांसलेशन किसने किया है, सर थॉमस नॉर्थ ने किया है, 1579 में किया हुआ सर थॉमस नॉर्थ। देन यू फाइंड कि ये जो सर थॉमस नॉर्थ ने जो प्लूटार्च की लाइफ का या पैरेलल लाइफ का ट्रांसलेशन किया, ये शेक्सपियर का जो रोमन प्लेज है उसका सोर्स है। मतलब शेक्सपियर ने रोमन प्लेज को लिखने के लिए या रोमन प्लेज रोमन जो सब्जेक्ट मैटर उन्होंने लिया, वो जहाँ से लिया, वो कहाँ से लिया हुआ है, वो जो है प्लूटार्च का लाइव से लिया गया है, जिसको सर थॉमस नॉर्थ ने 1579 में ट्रांसलेट किया।
नेक्स्ट पॉइंट है कि इन इंग्लैंड द फेयरली डिटेल्ड सेकुलर बायोग्राफी, ध्यान से देखिएगा, इंग्लैंड में जो सेकुलर बायोग्राफी आई है, सेकुलर बायोग्राफी का मतलब अभी तक तो रोम की बात चल रही थी, बायोग्राफी का डिस्कशन चल रहा था, लेकिन इंग्लैंड में जो बायोग्राफी आई है वो कब आई है, 17th सेंचुरी में। तो दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट कि इंग्लैंड में सेकुलर बायोग्राफी जो प्योर बायोग्राफी होती है वो कब आई है, 17th सेंचुरी में आई है। द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड इंस्टेंस, उसका एक जो सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है वह क्या है, आइजैक वाल्टन लाइफ, वह क्या, आइजैक वाल्टन का लाइफ। So you find here some other points and what are these? You find कि इंग्लैंड में जो सबसे एक फेयरली डिटेल्ड जो सेकुलर बायोग्राफी है जो अपियर्ड इन द 17th सेंचुरी, जो 17वीं शताब्दी में आई थी, द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड इंस्टेंस इज, उसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है वो क्या है, इज आइजैक वाल्टन लाइफ, वह क्या है, आइजैक वाल्टन लाइफ का। तो ये एक अनदर पॉइंट है जो ध्यान में रखना है कि 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में आइजैक वाल्टन नाम के एक राइटर आए जिन्होंने लाइव नाम का बायोग्राफी लिखा, इंक्लूडिंग शॉर्ट बायोग्राफी, इन्होंने छोटी छोटी बायोग्राफी इंक्लूड की थी, जिसमें किसकी लाइफ पर आधारित था, जॉन डन की लाइफ पर आधारित था, और जॉर्ज हर्बर्ट, मतलब इन पोएट्स को भी उन्होंने शामिल किया। और ये कब से कब के बीच में लिखी गई, 1640 से लेकर 1678 के बीच में लिखी गई है, रिटन बिटवीन 1640 एंड 1678। So you find here two important points, John Donne and George Herbert. These are the two important points you have to remember. और फिर से मैं इस पेज को उधर लेके चल रहा हूँ, मैंने बताया कि इंग्लैंड में 17वीं शताब्दी में सेकुलर बायोग्राफी आती है और इसका एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल आइजैक वाल्टन का लाइव्स है, इंक्लूडिंग शॉर्ट बायोग्राफी, जिसमें शॉर्ट बायोग्राफीज था, और वो शॉर्ट बायोग्राफीज जो आपकी थी उनमें अगर आप देखेंगे तो पोएट जॉन डन को शामिल किया गया, जॉर्ज हर्बर्ट को शामिल किया गया। कब से कब के बीच में लिखा गया, 1640 से 1678 के बीच में लिखा गया। एज अ स्पेशल लिटरेरी जानरा, कह रहे कि अगर देखा जाए एक स्पेशल लिटरेरी जानरा के रूप में, द 18th सेंचुरी इन इंग्लैंड इज द एज ऑफ द इमर्जेंस ऑफ द फुल स्केल बायोग्राफी। अगर देखा जाए कि एक स्पेशल जानरा के रूप में, जो एक अगर हम जानरा की बात करें, जैसे नावल एक जानरा है, या अगर मैं एक इसकी बात करूं कि जो है आपका बायोग्राफी जानरा, ऑटोबायोग्राफी जानरा, तो एक जानवर के रूप में जो है, जो एक लिटरेरी फॉर्म जिसको हम कहते हैं, जानवर मीन्स लिटरेरी फॉर्म, लिटरेचर के बहुत जैसे हम कहते हैं कि प्रोज है, तो प्रोज जो है कई फॉर्म में लिखा जाता है, कई ढंग से लिखा जाता है, तो वो चीजें वहां पे बात। आ रही है। क्या है ये, सर वॉइस हेलो, नहीं आ रही है। यस सर अभी आ अब रही जा है। रही है। यस सर अभी आ तो रही है। उसमें कहते हैं कि एज अ स्पेशल लिटरेरी जानरा द 18th सेंचुरी, स्पेशल लिटरेरी जानरा के रूप में ये 18वीं शताब्दी में आया, ये पॉइंट भूलिएगा नहीं। अगर ये कभी आता है कि बायोग्राफी जो है एक लिटरेरी जानरा के रूप में कब आता है इंग्लैंड में, तो 18th सेंचुरी में। सेकुलर बायोग्राफी का दौर कब आता है, 17th सेंचुरी में, जिसका एक एग्जाम्पल कौन सा है, आइजैक वाल्टन का लाइव, जिसमें जो है किन पोएट को शामिल किया गया, जॉन डन को शामिल किया गया, जॉर्ज हर्बर्ट को शामिल किया गया, 1640 से 1678 के बीच में लिखा गया। 18th सेंचुरी इन इंग्लैंड इज द एज ऑफ द इमर्जेंस ऑफ द फुल स्केल बायोग्राफी, या फुल स्केल बायोग्राफी का इमर्जेंस क्या था, इट वॉज द सेंचुरी ऑफ सैमुअल जॉनसन लाइव ऑफ द इंग्लिश पोएट, कह रहे हैं कि यह वह दौर था जब सैमुअल जॉनसन का, इट वॉज द सेंचुरी ऑफ सैमुअल जॉनसन लाइव ऑफ द इंग्लिश पोएट। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सैमुअल जॉनसन ने क्या लिखा था, लाइव ऑफ द इंग्लिश पोएट करके लिखा हुआ था। लाइव, ये सब सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, मतलब मैं आपको समझिए कि उस पर बहुत फोकस कर रहा हूँ, बहुत ठहर करके 2 बार 3 बार बता दे रहा हूँ कि ये सब चीजें उनको रटी होनी चाहिए। यही सारे क्वेश्चन अभी पीजीटी में आए थे, उस समय लोग को इतना नहीं बेहतर हो पाया था। तो
जो सैमुअल जॉनसन का जो किताब है लाइव्स ऑफ द इंग्लिश पोएट, जो बायोग्राफी का एग्जाम्पल है, जो उन्होंने 1779 में लिखना शुरू किया, 1780 में जाकर के वो कंप्लीट होती है, एंड ऑफ द बेस्ट नोन ऑफ ऑल इंग्लिश बायोग्राफीज, और साथ ही साथ जितनी भी इंग्लिश बायोग्राफीज रही है उसमें वह सबसे बेहतरीन बुक के रूप में जानी जाती है, जेम्स बॉसवेल्स लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि एंड ऑफ द बेस्ट ऑफ ऑल इंग्लिश बायोग्राफीज, हाँ ये देखिए सैमुअल जॉनसन का लाइफ ऑफ द इंग्लिश पोएट्स, ये तो यहाँ पे वो हो गया। और इसके अलावा जेम्स बोसवेल एक राइटर थे, उन्होंने डॉक्टर सैमुअल जॉनसन पर लिखा, सैमुअल जॉनसन पर लिखा, क्या लिखा, लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन, पूरा आपका ये लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन। तो मैं यहाँ पे जितना मैंने अभी आपको पढ़ाया, मैं दो चीजें जानना चाहता हूँ। एक तो है कि जेम्स बोसवेल ने जो बायोग्राफी लिखा उसका क्या नाम है, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करिएगा। लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन कब आई है? 1791 1991। 91। 1791 ईस्वी में। उसके बाद आपका सैमुअल जॉनसन का एक सैमुअल जॉनसन ने जो लिखा हुआ था उसका क्या नाम है? लाइफ ऑफ द इंग्लिश पोएट ऑफ इंग्लिश पोएट कब आई है? 1779 1781। 1779 1781 के बीच में आई हुई है। और जो एक स्पेशल लिटरेरी जानवा के रूप में ये इंग्लैंड में किस सेंचुरी में आता है? 18th century। 18th सेंचुरी में आता है। इंग्लैंड में सेकुलर बायोग्राफी का दौर जन्म कब से होता है? 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी में। आइजैक वाल्टन ने जो लाइव्स नाम की जो बायोग्राफी लिखा हुआ उसमें किन दो पोएट को शामिल किया? जॉर्डन और जॉर्ज हर्बर्ट। जॉर्डन और जॉर्ज हर्बर्ट को शामिल किया। कब से कब के बीच में आई है? सर 1640 to 1678। 1640 to 1678। That's good. That's good. नाउ यू फाइंड कि इससे पहले मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि लाइव जिसका बायोग्राफी, देन यू फाइंड व्हाट कि जो जॉन ड्राइडेन है इन्होंने क्या किया हुआ था, एक डिफिनीशन दिया हुआ बायोग्राफी को, उस डिफिनीशन का क्या नाम है, क्या है डिफिनीशन? सर द हिस्ट्री ऑफ पर्टिकुलर मेंस लाइफ। द हिस्ट्री ऑफ पर्टिकुलर मेंस लाइफ। एंड इफ यू गो विद जनरली एमएस अब्राहम सेज कि जो बायोग्राफी है इज द फुल अकाउंट ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन्स लाइफ। क्या क्या उसमें इन्वॉल्विंग होता है, क्या क्या चीजें, जब किसी का अगर आप बायोग्राफी लिख रहे हैं तो एक आदमी की बायोग्राफी का मतलब होता है कि फुल अकाउंट ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन्स लाइफ। तो अगर आप उसके जीवन का उल्लेख करें तो किन किन पहलुओं से देखते हैं आप उसकी लाइफ को? सर कैरेक्टर्स, टेम्परामेंट और मिलियो एंड सब्जेक्ट, एक्टिविटीज, एक्सपीरियंसेस। Yes, that's good. Character, temperament, milieu, as well as the subject activities and experience. See. And you find the most famous surviving example is parallel lives of Greek and Roman notable. ये था, और इसको ट्रांसलेट किसने किया था? सर थॉमस नॉट। सर ट्रांसलेट तो सर थॉमस नॉट ने किया था। कब किया है? 1579 में। शेक्सपियर का वो कौन सा प्लेज है जो कि आप कह सकते हैं कि सर थॉमस नॉट का जो तुलसास का जो लाइव उन्होंने ट्रांसलेट किया वो उनके प्लेज का सोर्स है? शेक्सपियर का कौन सा प्लेज? सर रोमन सब्जेक्ट। रोमन प्लेज, शेक्सपियर ने जो रोमन प्लेज लिखे। या नाउ अब देखिए दूसरा जो टॉपिक मैं लेने जा रहा हूँ दैट इज द हेजियोग्राफी। ये पूछा जा चुका, बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल आपको इसका डिफिनीशन समझना है। हेजियोग्राफी का मतलब द स्टाइलाइज्ड लाइव्स ऑफ क्रिश्चियन सेंट्स। जो भी क्रिश्चियन सेंट्स थे ऑफन बेस्ड मोर ऑन पायस लीजेंड देन ऑन फैक्ट। हेजियोग्राफी वह ग्राफी होती है जब जो है क्या होता है कि जो स्टाइलाइज्ड लाइफ ऑफ क्रिश्चियन सेंट्स, जो क्रिश्चियन सेंट्स हैं उनकी स्टाइलाइज्ड लाइफ को
जब एक पायस लीजेंड्स के रूप में वो प्रेजेंट किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, हेजियोग्राफी। तो यू कम टू हियर या यू सी हियर कि हेजियोग्राफी किसको रिफर करता है, स्टाइलाइज्ड लाइफ ऑफ क्रिश्चियन सेंट, जो क्रिश्चियन सेंट्स हैं उनकी स्टाइलाइज्ड लाइफ को जो है या क्या करता है, या रिफर करता है। ऑफन बेस्ड मोर ऑन पायस लीजेंड देन ऑन फैक्ट, है ना, फैक्ट। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया आपको कि हेजियोग्राफी उस तरह की बायोग्राफी होगी जो कि बहुत ही स्टाइल के साथ जो क्रिश्चियन सेंट्स है उनके जीवन को लेकर के जो लिखा जाता है। द स्टाइलाइज्ड लाइफ ऑफ क्रिश्चियन सेंट्स ऑफन बेस्ड मोर ऑन पायस लीजेंड। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि उसमें जो है पायस लीजेंड्स होता है देन ऑन फैक्ट, ना कि फैक्ट होता है। पायस लीजेंड्स देन ऑन फैक्ट। आई थिंक यू गॉट इट। Yes, sir. Sir, hagiographies जो है related with the Christian's life ना sir? या क्रिश्चियन सेंट्स, क्रिश्चियन जो सेंट्स है उनकी लाइफ से होता है, Christian saints. लेकिन उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होता है कि उसमें पायस लीजेंड्स होगा। पायस लीजेंड्स का मतलब ये होगा कि बहुत ही जो कहानी बताई जाएगी, पौराणिक कहानियां, वह बहुत ही पवित्र होगी। उसमें जो है आचरण का, उसमें कर्तव्य निष्ठ की बातें, धर्म प्रायणता, जो अगर मैं हिंदी में बात करूँ ये सब रहती है। देन ऑन फैक्ट, उसमें फैक्ट नहीं रहता। फैक्ट जैसे चमत्कारिक बहुत सारी चीजें या इस तरह की चीजें रहेंगी, तो इसको क्या कहा जाता है, हेजियोग्राफी कहा जाता है। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज ऑटोबायोग्राफी। व्हाट इज ऑटोबायोग्राफी? ऑटोबायोग्राफी इज अ बायोग्राफी रिटन बाय द सब्जेक्ट। ऑटोबायोग्राफी वह बायोग्राफी है रिटन बाय द सब्जेक्ट अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, जो कि ऐसे सब्जेक्ट के द्वारा लिखी जाती है। ऑटोबायोग्राफी इज अ बायोग्राफी रिटन बाय द सब्जेक्ट अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, जो ऐसे सब्जेक्ट को लेकर के लिखी जाती है जो अपने बारे में होती है। किसके बारे में? हिमसेल्फ, written by the subject about himself or herself। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब जो है ऑटोबायोग्राफी वह बायोग्राफी होती है जो किसी आदमी के जीवन का, खुद के जीवन का, और आदमी खुद अपने जीवन को लेकर के उसको लिखता है तो उसका होता है। इट इज टू बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम मीमायर, लेकिन यह मीमायर से अलग होता है। मीमायर क्या होता है? मीमायर जो है हिंदी में उसको संस्मरण कहा जाता है। एग्जाम्पल ग्रेसिया महात्मा गांधी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ एंड कमला दास माई स्टोरी। कमला दास का माई स्टोरी कई बार पूछा जा सकता है। तो अगर कभी भी आपको एक कोई चीज पूछता है कि ऑटोबायोग्राफी क्या है, ऑटोबायोग्राफी इज अ बायोग्राफी रिटन बाय द सब्जेक्ट अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। दूसरा सबसे कि इट इज टू बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम मीमायर, या मीमायर से अलग होता है। मीमायर में होगा जो पास्ट का, आप कह सकते हैं कि यादें आपकी है या जिससे आप मिले जुले, जरूरी नहीं है कि विवाह केवल आपकी लाइफ का हो, बल्कि आपके जीवन में जो लोग भी आए हुए हैं, जो घटनाएं घटित हुई है, उस पर ज्यादा इम्फेसिस होता है। यादें जो आपकी किसी से भी जुड़ी हो सकती है, घटना से जुड़ी हो सकती है, उसका। महात्मा गांधी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ एंड कमला दास माई स्टोरी, ये सब किसका एग्जाम्पल है? ये सब जो है माई स्टोरी आप कह सकते हैं उसका एग्जाम्पल था, जो एग्जाम्पल दे रहे। फिर नेक्स्ट है मीमवायर। मीमवायर में क्या होता है? इन मीमवायर द emphasis इज नॉट ऑन द author डेवलपिंग सेल्फ बट ऑन द पीपल एंड इवेंट दैट द author हैज नोन और विटनेस। बहुत सिंपल डिफिनेशन है। मीमवायर एक तरह का ये भी पीस ऑफ लिटरेचर है जो प्रोज में लिखी जाती है, और इसमें जो इम्फेसिस होता है वह आथर के डेवलपिंग सेल्फ पर नहीं होता बट ऑन द पीपल एंड इवेंट, बल्कि वह लोगों पर और उन घटनाओं पर होता है दैट द आथर हैज नोन और विटनेस्ड, जिसको कि आथर जानता है और जिसका वह साक्षी रहा है। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू, in meanwhile the emphasis is not on the author's developing। जो emphasis है वह author के developing पर, developing self पर नहीं होता बट ऑन द पीपल एंड इवेंट्स, बल्कि वह पीपल पर होता है, इवेंट्स पर होता है दैट द आथर हैज नोन और विटनेस्ड, जिसको कि आथर जो है क्या करता है, नोन है, जानता है, या उसका विटनेस है वो।
इस पर होता है। मतलब कि मीमायर ऐसा नहीं कि एक आदमी की जिंदगी का लेखा जोखा होता है, बल्कि जो मीमायर होता है उस आदमी के जीवन में जो लोग दिया है। इन मीमायर द emphasis इज नॉट ऑन द author डेवलपिंग सेल्फ बट ऑन द पीपल, बल्कि लोगों पर एंड इवन घटनाओं पर दैट द ऑथर हैज नोन और विटनेस, जिसको कि आथर जो है देखा हुआ है या जिससे कि वो उसको विटनेस उसका साक्षी है। तो आई थिंक यू गॉट मी बॉय। डिड यू गेट इट? Yes, sir. Yes, sir. If I ask what is memoir, how would you like to explain? Memoir is a piece of literature written in prose, and emphasis is not on the author's developing self but on the people and events that the author has known or witnessed. इसमें लेखक के जीवन पर इम्फेसिस नहीं किया जाता है, बल्कि उस लेखक के जीवन में जो लोग आए हैं, जो घटनाएं घटित हुई है, उनको सेंटर में रख करके बात की जाती है। ऑटोबायोग्राफी क्या है? Sir. व्हाट इज Hello. ऑटोबायोग्राफी? या Yes, sir. Sir, please tell me what is the difference between biography or autobiography? I'm confused. कंफ्यूजन की मैडम कैसे? इसमें बहुत सिंपल सा है। ऑटोबायोग्राफी आदमी खुद अपने जीवन का इतिहास लिखता है, बायोग्राफी जो है दूसरे के जीवन का इतिहास लिखा जाता है। ऑटो माने सेल्फ। अगर आप जो है अपने जीवन का इतिहास खुद से लिखती है तो ऑटोबायोग्राफी होगा। अगर आपके जीवन का इतिहास कोई दूसरा लिखता तो बायोग्राफी होगा। Okay, sir. Now it's clear. Thank you. Now then there is what? Then there is a word diary. Diary is a day to day record. Diary जो है ये क्या है? डे टू डे रिकॉर्ड है ऑफ द इवेंट, घटना का इन वंस लाइफ, एक आदमी के जीवन में, रिटन फॉर पर्सनल यूज एंड सेटिस्फैक्शन। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि रिटन फॉर पर्सनल यूज एंड satisfaction. This is another important point. Diary is a day-to-day record of the events in one's life written for personal use and satisfaction. I think you got it. Yes, sir. डायरी जो है एक आदमी के डे टू डे रिकॉर्ड है, और यह पब्लिश करने के लिए नहीं लिखा जाता। यह जो है प्राइवेट होता, पब्लिकली नहीं होता। यह खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए, खुद के पर्सनल यूज के लिए लिखा जाता है। इफ एनीवन आस्क यू व्हाट इज डायरी, डायरी इज अ डे टू डे रिकॉर्ड ऑफ द इवेंट्स। किसी भी हमारे जीवन में जो घटना होती है, डे टू डे रिकॉर्ड, उसका जो हम रिकॉर्ड करते हैं वो डायरी में इन वंस लाइफ रिटन फॉर पर्सनल यूज एंड सेटिस्फैक्शन, पर्सनल यूज और सेटिस्फैक्शन के लिए लिखा जाता है। विद लिटिल आर नो थॉट ऑफ पब्लिकेशन, इसका उद्देश्य कहीं से नहीं होता कि इसको पब्लिश किया जाएगा। विद लिटिल आर नो थॉट ऑफ पब्लिकेशन। सैमुअल पेपिस एंड जॉन ईवलिन आर द वेल नोन डायरिस्ट ऑफ 17th सेंचुरी। जो सैमुअल पेपिस हैं और जो आपके जो है जॉन ईवलिन है, वे वेल नोन डायरिस्ट है किस सेंचुरी के? 17th सेंचुरी के। सैमुअल पेपिस and John Evelyn are the well-known diarists of 17th century England. So, who are the well-known diarists of 17th century England? Sir, Samuel Pepys and John Evelyn. Yeah, Samuel Pepys and John Evelyn are the well-known diarists of 17th century England. नाउ नोट करके एक मैंने यहाँ लिखा है कि द फर्स्ट फुली डेवलप्ड ऑटोबायोग्राफी इज आल्सो द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, द कन्फेशन। जो सबसे पहली जो है ऑटोबायोग्राफी आई हुई है जो काफी इन्फ्लुएंशियल थी, वह क्या थी? द कन्फेशन। कन्फेशन एक ऑटोबायोग्राफी है, और किसका था? सेंट ऑगस्टीन का था।
written in the 4th century। अगर कभी क्वेश्चन आता है कि पहली ऑटोबायोग्राफी कौन सी थी, तो उसका नाम कन्फेशन था। किसने लिखा था? सेंट अगस्टीन ने लिखा था। किस सेंचुरी में? 4th सेंचुरी में। उसके बाद ऑटोबायोग्राफी की झलक आपको और जगहों पर भी मिलेगी, जैसे मिशेल डी मॉन्टेन, जो हम लोग कहते हैं कि फादर ऑफ एसे, ना कि फादर ऑफ इंग्लिश एसे। फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे तो फ्रांसिस बेकन है, लेकिन जब आप फादर ऑफ एसे की बात करते हैं तो मिशेल डी मॉन्टेन ने क्या लिखा था? एसेज लिखा था, और उन्होंने फ्रेंच में लिखा था। उनका एसेज कब पब्लिश हुआ था? 1580 ईस्वी में। So Michel de Montes essays published in 1580 is the first instance of autobiographical self-revelation। यह पहला इंस्टेंस है, पहला उदाहरण है autobiographical self-revelation का, that is presented for its inherent interest rather than for religious or didactic purposes। यह जो है क्या था कि यह जो है जो था, इसमें कहीं से रिलीजियस या डिडैक्टिक पर्पस नहीं था, बल्कि एक आदमी का जो उनका अपना सेल्फ रिविलेशन था। बाकी जो कन्फेशन था या और भी था, वो एक तरह से धार्मिक मसले मसाइल से जुड़ा हुआ था। लेकिन अगर आप ये बात करते हैं मिशेल डी मॉन्टेज एसेज, इफ यू टॉक अबाउट मिशेल डी मॉन्टेज, तो उनका जो एसेज था पब्लिश इन 1580, ये 1580 में पब्लिश हुआ था। इज द फर्स्ट ग्रेट इंस्टांस, यह पहला उदाहरण है ऑफ ऑटोबायोग्राफिकल सेल्फ रिविलेशन का, that is presented for its inherent interest rather than for religious or didactic purposes, rather than for religious or didactic purposes। कह रहे कि रिलीजियस या जो डिडैक्टिक पर्पस था उसको लेकर के ये बात थी। Among later distinguished achievements in secular autobiography are रूसोस कन्फेशन। रूसोस ने भी जो क्या किया था, कन्फेशन नाम का ऑटोबायोग्राफी लिखा था। गेटेस पोइट्री एंड ट्रूथ भी उसी दिशा में जाती है। जॉन बनियान का ग्रेस अबॉन्डिंग टू द चीफ ऑफ सिनर्स उसी दिशा में। विलियम वर्ड्सवर्थ का द प्रील्यूड ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है। जेम्स जॉयस का पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। रॉल्फ एलिसन का इनविजिबल मैन एंड मैगजीन हॉन्ग किंगस्टन का द वुमन वॉरियर आर द पॉपुलर ऑटोबायोग्राफीज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ये ऑटोबायोग्राफीज का मतलब है कि इट हैज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटोबायोग्राफी। तो मैंने यहाँ पे केवल कुछ ऑटोबायोग्राफीज का नाम दिया है, उसको मैं फिर से आपसे पूछना चाहूंगा, कन्फेशंस नाम का ऑटोबायोग्राफी किसने लिखा? रूसो जल्दी जल्दी क्विक। रूसो रूसो ने लिखा है। रूसो से पहले भी एक कन्फेशंस का जो रिलीजन पर आधारित था। द फर्स्ट फुली डेवलप्ड ऑटोबायोग्राफी इज आल्सो द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल द कन्फेशंस। किसने लिखा? सेंट अगस्टीन ने। अगस्टिन हाँ, सेंट अगस्टाइन ने लिखा हुआ है 4th सेंचुरी में। और मिशेल डी मॉन्टेन ने क्या लिखा था? ऐसे एसेज लिखा था। कब पब्लिश हुआ? 1580 में। इसमें क्या था? इसमें जो है सेल्फ रिविलेशन था। क्या है? हाँ, इट्स एन एग्जांपल ऑफ ऑटोबायोग्राफिकल सेल्फ रिविलेशन था। इसमें क्या आप पाते हैं? सेल्फ रिविलेशन। उसके बाद अगर आप देखेंगे बहुत सारे ऑटोबायोग्राफीज हैं जो कि कन्फेशन, जैसा आपने बताया रूसो ने लिखा था। पोइट्री और ट्रूथ किसने लिखा है? सर गोथे। गेटे ने लिखा है। ग्रेस, हाँ, ग्रेस अबाउंडिंग टू द चीफ ऑफ सिनर्स किसने लिखा? सर जॉन बनियन। द प्रील्यूड किसने लिखा? वर्ड्सवर्थ सर वर्ड्सवर्थ। ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन किसने लिखा? सर जेम्स जॉयस। राल्फ एलिसन किसने लिखा? राल्फ एलिसन ने क्या लिखा? इंडिविजुअल मैन सर इनविजिबल मैन। मैगजीन हॉल किंगस्टन। सर द वुमन वॉरियर। द वुमन वॉरियर। ये सब चीजें रही है। नाउ द नेक्स्ट पेज यू सी।
एक नेक्स्ट वर्ड है ब्लैक आर्ट मूवमेंट। यह एक मूवमेंट हुआ था जिसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यू ओनली टू गेट द पॉइंट। द ब्लैक आर्ट मूवमेंट डेजिग्नेट अ नंबर ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन राइटर। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि ब्लैक आर्ट मूवमेंट किसको रिफर करता है? अफ्रीकन अमेरिकन राइटर्स, नंबर वन पॉइंट। whose work was shaped by the social and political turbulence of the 1960s, जिसके वर्क में जो है 1960 के दशक में जो पॉलिटिकल टर्बुलेंस था, उतार चढ़ाव था, उसको लेकर के बात की जाती है। द डिकेड ऑफ मैसिव प्रोटेस्ट अगेंस्ट द वियतनाम वॉर, और वियतनाम वॉर के खिलाफ जो बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ था, डिमांड फॉर द राइट्स ऑफ ब्लैक। और इसमें ये दिखाया जाता है कि जो ब्लैक पीपल थे उनके राइट को लेकर यह मूवमेंट चला हुआ था। आपको केवल दो पॉइंट ध्यान में रखना है। अगर कोई कहता है ब्लैक आर्ट्स मूवमेंट क्या है, द ब्लैक आर्ट्स मूवमेंट डेजिग्नेट्स अ नंबर ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन राइटर्स। अफ्रीकन अमेरिकन राइटर्स ने जो एक तरह का मूवमेंट चलाया था, whose work was shaped by the social and political turbulence of the 1960, वहां का था। द डिकेड ऑफ मैसिव प्रोटेस्ट अगेंस्ट द वियतनाम वॉर डिमांड फॉर द राइट्स ऑफ द ब्लैक that led to repeated and sometimes violent confrontation and the riots and burnings in Los Angeles, Detroit, New York and other major cities। इससे आपको कोई मतलब नहीं। ये सब क्या हुआ था? वियतनाम वार हुआ और अमेरिका के कुछ शहरों में दंगे हुए, क्योंकि वहां पे जो ब्लैक और व्हाइट का जो कलर फीलिंग था, उस कलर फीलिंग की वजह से प्रॉब्लम वहां पे थी। द लिटरेरी मूवमेंट वाज एसोसिएटेड विद द ब्लैक पावर मूवमेंट। जो ये लिटरेरी मूवमेंट था, ये ब्लैक पावर मूवमेंट से भी एसोसिएटेड था। इन पॉलिटिक्स, ब्लैक पावर मूवमेंट का ये मतलब है कि आखिर कैसे ब्लैक लोगों को जो है सत्ता उनके हाथ में आए, इनको जो है पॉलिटिकल पावर मिले। तो यहाँ पे जो देखने को मिल रहा, वो ये देखने को मिल रहा कि ब्लैक आर्ट्स मूवमेंट से डेजिग्नेट्स अ नंबर ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन राइटर्स। ये बहुत सारे अफ्रीकन अमेरिकन राइटर्स को डेजिग्नेट करता है। whose work was shaped by the social and political turbulence of the 1960s, उसको लेकर के फिर ब्लैक पावर मूवमेंट इन पॉलिटिक्स को लेकर के बात की जाती है। लैरी नील इन हिज एसे, एक राइटर है लैरी नील, उन्होंने अपने एसे में लिखा द ब्लैक आर्ट मूवमेंट 1960 स्टेट्स ब्लैक आर्ट इज द एस्थेटिक एंड स्पिरिचुअल सिस्टर ऑफ द ब्लैक। उन्होंने लिखा, क्या लिखा कि ब्लैक आर्ट इज द एस्थेटिक एंड स्पिरिचुअल सिस्टर ऑफ द ब्लैक पावर कॉन्सेप्ट। ब्लैक आर्ट इज द एस्थेटिक, जो ब्लैक आर्ट है या एस्थेटिक और स्पिरिचुअल सिस्टर है ऑफ द ब्लैक पावर कॉन्सेप्ट। As such, it envisages an art that speaks directly to the needs and aspirations of Black America and to the Afro-American desire for the self-determination and nationhood। आपको यू डोंट हैव टू गो विद एनी पॉइंट, बट आपको एक ही पॉइंट ध्यान में रखना है कि ब्लैक आर्ट मूवमेंट अफ्रीकन अमेरिकन राइटर्स का मूवमेंट था, और यह जो है राइट्स ऑफ ब्लैक को जो है लेकर के बात करता है। यह ब्लैक पावर मूवमेंट से भी जुड़ा हुआ था। लैरी नील नाम के एक आदमी थे जिन्होंने द ब्लैक आर्ट मूवमेंट नाम का एक एसे लिखा था जो 1968 में आता है। उसमें उन्होंने बताया था कि ये चीज क्या है या कैसे इससे जुड़ा है। नेक्स्ट पॉइंट है द ब्लैक एस्थेटिक। ब्लैक एस्थेटिक का मतलब सीधे सीधे क्या होता है कि जो ब्लैक के लोगों के द्वारा जो लिटरेचर लिखा गया वो ब्लैक एस्थेटिक, जो भी लिटरेचर ब्लैक पीपल ब्लैक अमेरिकन राइटर्स ने लिखा। द ब्लैक एस्थेटिक दैट वाज वाइज्ड और सपोर्टेड बाय राइटर्स इन द मूवमेंट रिजेक्टेड एज एस्पेक्ट ऑफ डोमिनेशन बाय व्हाइट कल्चर। ब्लैक एस्थेटिक ने सबसे पहला काम क्या किया? उन्होंने क्या किया? रिजेक्टेड एज एस्पेक्ट्स ऑफ डोमिनेशन बाय व्हाइट कल्चर। जो व्हाइट कल्चर था, उस व्हाइट कल्चर का एक जो डोमिनेशन था, उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द ब्लैक aesthetic that was voiced or supported by writers in the movement rejected as aspects of domination by white culture। जो व्हाइट कल्चर था, व्हाइट कल्चर के डोमिनेशन को क्या किया गया? रिजेक्ट किया गया। यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा। रिजेक्टेड एज एस्पेक्ट्स ऑफ डोमिनेशन बाय व्हाइट कल्चर।
The high art and modernist forms advocated by Ralph Ellison and other African American writers in 1950s। और ये काम कब शुरू होता है? 1950 में शुरू होता है। The most notable and influential practitioner of the black art was इमामू अमीरी बराका। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ब्लैक एस्थेटिक मूवमेंट के एक बहुत इंपॉर्टेंट राइटर का नाम है इमामू अमीरी बराका, who after an early period in Greenwich Village as an associate of Ellen Ginsberg and other beat writers। ये भी बीट राइटर से जुड़ी थी। अगर आपको याद होगा, मैंने बीट राइटर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ था। मूव्ड टू हार्लम वेयर ही फाउंडेड द ब्लैक आर्ट्स। जहां पे हार्लम में उन्होंने क्या किया? ब्लैक आर्ट्स रेपरेटरी थिएटर को उन्होंने इस्टेब्लिश किया। ब्लैक आर्ट रेपरेटरी थिएटर स्कूल इन 1965। तो दो तीन पॉइंट, अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि ब्लैक एस्थेटिक क्या है? ब्लैक एस्थेटिक वह एस्थेटिक है जो ये बताता है, रिजेक्ट करता है उस उन पहलुओं को जिसमें दिखाता है कि जो व्हाइट है वो डोमिनेंट है या व्हाइट वाले रूल करेंगे ब्लैक के ऊपर। इस आइडियोलॉजी को क्या करता है? इस आइडियोलॉजी को वो जो है रिजेक्ट करता है। द हाई आर्ट एंड modernist forms advocated by Ralph Ellison and other African American writers in the 1950s. The most notable and influential practitioner of the black art was इमामू अमीरी बराका थी, जिन्होंने हार्लेम में लिखा था। द ब्लैक आर्ट रिपरेटरी थिएटर को उन्होंने स्टैब्लिश किया था। His play Dutchman is often considered an exemplary product of the black art movement। Among other writers of the movement were the poets। जो और भी राइटर थे उसमें क्या थे? एथरेज नाइट थी, सोनिया सांचेज थी, हाकी माधुबूती, जॉन आल्फ्रेड विलियम, पॉल कार्टर, हैरिसन। दीज राइटर्स यू फाइंड। ये सब राइटर्स थे जो इस मूवमेंट से, ब्लैक एस्थेटिक से जुड़े हुए थे। तो अगर कभी भी आता है कि ब्लैक एस्थेटिक क्या है? ब्लैक एस्थेटिक एक तरह का लिटरेरी मूवमेंट था या एक ऐसी आइडियोलॉजी को विश्वास करता है जो रिजेक्ट करता है। क्या रिजेक्ट करता है? कि एस्पेक्ट ऑफ डोमिनेशन बाय व्हाइट कल्चर। और इमामो अमीरी बाराका इसके बड़े राइटर थे और इन्होंने क्या किया? बीट राइटर से भी ये जुड़ी थी। ब्लैक आर्ट रिपरेटरी थिएटर को उन्होंने जन्म दिया था 1965 में। उनका एक प्ले है डच मैन जो बड़ा फेमस हुआ था। और कुछ राइटर का नाम मैंने यहाँ पे लिखा है, जिसमें अगर आप देखेंगे कि जो है एथरीज नाइट, सोनिया सांचेज, हाकी मधुबूती, जॉन आल्फ्रेड विलियम, पॉल कार्टर, हैरिसन यूसी। उसके बाद आप देखते हैं ब्लैंक वर्ड्स है। आप इसको पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है। ब्लैंक वर्ड्स कंसिस्ट ऑफ लाइंस ऑफ आयाम्बिक पेंटामीटर। सबसे पहला चीज की जो ब्लैंक वर्ड्स होता है इसमें आयाम्बिक पेंटामीटर होता है। आयाम्बिक पेंटामीटर कौन होता है? जिसमें 5 स्ट्रेस आयाम्बिक होगा, मतलब अनस्ट्रेस सिलेबल इज फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड वन। इसको मैंने पहले भी बताया था कई बार, जो है इससे रिलेटेड कई और लेक्चर पढ़े हुए हैं यूट्यूब पे मेरे ही, उससे आप देख सकते हैं। तो ब्लैंक वर्ड जो होता है ये कंसिस्ट ऑफ लाइंस ऑफ आयाम्बिक पेंटामीटर, जिसमें 5 स्ट्रेस आयाम्बिक वर्ड्स विच आर अनराइम्ड। और ये जो ब्लैंक वर्ड होता है क्या होता है? अनराइम्ड होता है। Hence the term blank of all English metrical form, it is closer to the natural rhythm ऑफ इंग्लिश स्पीच। और ये जो है इंग्लिश स्पीच का सबसे नेचुरल रिदम है। इट फ्लेक्सिबल एंड एडेप्टिव है टू डाइवर्स लेवल्स ऑफ डिस्कोर्स एज अ रिजल्ट। हाँ, ये दो चीजें ध्यान में रखना है कि ब्लैंक वर्ड जो है आयामिक पेंटामीटर में होगा। आयामिक पेंटामीटर क्या होता है? अनस्ट्रेस्ड सिलेबल इज फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड वर्ड। और इसको ब्लैंक क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह अनराइम्ड होता है, इसीलिए इसको ब्लैंक मतलब ब्लैंक वर्ड कहा गया। दूसरा चीज कि यह जो है काफी नेचुरल रिदम इसमें होता है। और इंग्लिश लिटरेचर का काफी जो है फेवरेट, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट आपका वो रहा। इट इज क्लोजर टू द नेचुरल रिदम्स ऑफ इंग्लिश स्पीच, yet flexible and adaptive to diverse levels of discourse. As a result, it has been more frequently and variously used than any other form of versification. Soon after, blank verse was introduced by the Earl of Surrey। यानी कि जो blank verse था इसको किसने सबसे पहले यूज किया था? अर्ल ऑफ सरी ने। कब यूज किया था? इन दिस ट्रांसलेशन बुक सेकंड एंड बुक 4। उन्होंने बुक सेकंड और बुक 4 का ट्रांसलेशन वर्जिल का द एनीड
वर्जिल का दएदी, मैं इसको यहाँ से इरेज कर दूं, मैं इसको बोला बनने साफ होगा। फिर से मैं बता रहा हूँ कि जो ब्लैक वर्ड है इसका जो इंट्रोड्यूस किया था किसने किया था, अरला सरी ने किया एक चीज। और कब किया इन्होंने, बुक सेकेंड बुक फोर जो वर्जिल का द एनीड जो पहला लिटरेरी एपिक है जो 1540 में इन्होंने ट्रांसलेट किया था। द एनीड जो है ये वर्जिल का लिटरेरी एपिक है, लैटिन में लिखा गया था और ये 12 किताबों में थी, लेकिन उसकी 2 किताबों का ट्रांसलेशन इंग्लिश में बुक सेकेंड और फोर का किया गया था हेनरी होवर्ड अल्लाह सरे के द्वारा एलिजाबेथन एज में। और लेटर को, और बाद में जो है यही वर्ड फॉर्म एलिजाबेथन ड्रामा में और लेटर पोएटिक ड्रामा में यूज किया गया। A free form of blank verse remained the medium in such 20th century workplace and those by Maxwell and Anderson। कह रहे हैं कि मैक्सवेल एंडरसन और टी एस एलियट ने भी ब्लैंक वर्ड्स का यूज किया है, लेकिन वो फ्री वर्ड्स के रूप में भी आता है। अभी बता रहे हैं कि कौन कौन से लोगों ने ब्लैंक वर्ड्स का कहाँ यूज किया है, बहुत सिंपल सा पॉइंट है। जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लास्ट में यूज किया है, जेम्स थॉमसन ने सीजन्स में यूज किया है। ये सब ध्यान में रखना आपको, जेम्स थॉमसन ने अपनी पोयम द सीजन्स में यूज किया है, जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लास्ट में यूज किया है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने प्रील्यूड में यूज किया है, और इडिस ऑफ द किंग में टेनिसन ने यूज किया है, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने द रिंग एंड द बुक में यूज किया है, टी एस एलियट ने कुछ हिस्सा द वेस्ट एंड का कुछ हिस्सा उसमें लिखा गया है। इसके अलावा कुछ पोयम्स है, कॉलेज का फ्रॉस्ट एट मिडनाइट है, वर्ड्सवर्थ का टिंटन अबे है, टेनिसन का टीयर टीजर टीयर्स है, वेलास स्टीवेंसन का संडे मॉर्निंग, ऐसे बहुत सारे, ये तो एक दो एग्जांपल यहाँ पे है जो आपका ब्लैंक वर्ड्स में है। तो मैं फिर से बता दूं, कॉलेज का फ्रॉस्ट एट मिडनाइट, वर्ड्सवर्थ का टिंटन अबे, टेनिसन का टीयर टीजर टीयर्स एंड वेलास स्टीवेंसन का संडे मॉर्निंग, और टी एस एलियट का द वेस्ट एंड का कुछ हिस्सा, रॉबर्ट ब्राउनिंग का द रिंग एंड द बुक, द प्रील्यूड विलियम वर्ड्सवर्थ का, टेडिशन का जो है इडिथ ऑफ द किंग, ये सब ब्लैंक वर्ड से लिखा गया। फिर अगला शब्द है वर्स पैराग्राफ। वर्स पैराग्राफ क्या होता है, ब्लैंक, जब जो है ब्लैंक वर्ड्स, जैसे पैराडाइज लास्ट में लिखा गया ब्लैंक वर्ड्स में, या आप कह सकते हैं कि वो टिंटन एबे लिखा गया, तो ये जो वर्ड्स पैराग्राफ होता है, कुछ ऐसी लाइनें जो कि आप कह सकते हैं कि अगर हम इसमें बात करें कि डिवीजन इन ब्लैंक वर्ड, जो वर्ड्स पैराग्राफ है वो क्या है, डिवीजन। अगर पूरा का पूरा पोयम ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है तो उसकी कुछ लाइनें, जिसमें शुरू में राइटर ये बताता है कि इस पोयम का ये थीम है, या एक पूरा स्टैंजा के रूप में वो काम करता है, लेकिन वो बड़ी लाइनें होती है, 20 लाइन का, 26 लाइन का, ऐसे ही, तो उसको वर्ड्स पैराग्राफ कहा जाता है। वर्ड्स पैराग्राफ हमेशा ब्लैंक वर्ड्स का डिवीजन है, ना तो हीरोइक कपलेट का डिवीजन होगा, ना ही फ्री वर्ड्स का डिवीजन होगा। तो वर्ड पैराग्राफ क्या है, डिविजन इन ब्लैंक वर्ड पोयम। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट की डिविजन इन ब्लैंक वर्ड पोयम used to set off a sustained passage are called word paragraph। एग्जाम्पल ग्रेसिया 26 लाइन्स ऑफ पैराडाइज लास्ट, पैराडाइज लास्ट का जो 26 लाइन्स है, इन विच मिल्टन टेल्स अबाउट द थीम ऑफ द एपिक, जिसमें मिल्टन जो है क्या करते हैं, थीम ऑफ द एपिक के बारे में बात करते हैं। इट बिगिंस ऑफ मैंस फर्स्ट डिसोबीडियंस, और उसका शुरुआत किससे होता है, मैंस फर्स्ट डिसोबीडियंस से, एंड्स विद एंड जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मेन। द ओपनिंग वर्स पैराग्राफ ऑफ 22 लाइन्स इन वर्ड्सवर्थ टिंटन अबे, और साथ ही साथ वर्ड्सवर्थ से टिंटन अबे। तो वर्ड पैराग्राफ क्या है, कुछ नहीं, डिवीजन इन ब्लैंक वर्ड पोयम, जो डिवीजन इन ब्लैंक वर्ड पोयम है वही वर्ड पैराग्राफ। तो दीज वर द पॉइंट्स व्हिच आई शेयर्ड विद यू एंड आई थिंक यू गॉट इट। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है, अदरवाइज आई हैव टू कंक्लूड हियर। सर वर्स पैराग्राफ थोड़ा एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। वर्ड पैराग्राफ जो डिवीजन इन ब्लैंक वर्ड पोयम है, डिवीजन इन ब्लैंक वर्ड पोयम का मतलब है कि अगर कोई पोयम ब्लैंक वर्ड में लिखी गई है, लॉन्ग नैरेटिव पोयम्स है, तो उस पोयम की कुछ लाइनें एक अलग स्टैंजा के रूप में काम करती है। जैसे पैराडाइज लास्ट में अगर आप जब पढ़ेंगी, तो पैराडाइज लास्ट में बुक फर्स्ट में शुरू की 26 लाइन, जिसमें मिलकर बताते हैं कि पोयम का थीम क्या है, वो किसके बारे में लिख रहे हैं, क्या चीजें हैं, तो पोयम का वो उतना उतना हिस्सा क्या कहा जाता है, वो वर्ड पैराग्राफ कहा जाता ओके सर, थैंक यू सर। है। So I think you don't have any problem, and I have to conclude here. Now we have, yes,
के यादव जी Sir,